हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार चंद्रा एकेडमी द गाइड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम जो एमसीक्यूज का सीरीज चल रहा था उसी में नेक्स्ट पार्ट आज देखेंगे। इंडियन हिस्ट्री का एमसीक्यूज रह गए, है ना। और ये इंडियन हिस्ट्री का एमसीक्यूज नंबर कौन सा रहेगा? 10वें नंबर का। ठीक है भाई। तो चलिए आज हम देखते हैं ये बेसिकली कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। तो महाजनपद काल से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, मौर्य काल से जुड़े हुए क्वेश्चन मिलेंगे और एक दो इसी से संबंधित क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। तो चलिए भाई, इंडियन हिस्ट्री का एमसीक्यू पार्ट 10। ठीक है। देखिए हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। देखिए भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें स्टेटमेंट दिया गया है और इन स्टेटमेंट में जो आपका सही स्टेटमेंट है उसका पहचान करके हमें आंसर आपका चूज करना है। ठीक है। तो चलिए देखिए, पाली पुस्तकों से पता चलता है कि जनपद बढ़कर महाजनपद बन गए। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा, बुद्ध के समय 16 महाजनपद स्थापित हो चुके थे। तो दोनों स्टेटमेंट की अगर हम व्याख्या करें तो कहीं न कहीं हमें पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिख रहा है कि पाली पुस्तकों से पता चलता है कि जनपद बढ़ करके किस में परिवर्तित हो जाते हैं जी? महाजनपद में। और दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही होगा क्योंकि बुद्ध के समय 16 महाजनपद स्थापित क्या हो चुके थे जी? स्थापित हो चुके थे। ठीक है। तो याद रखना, इसका दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन जी? सी ऑप्शन। एक और दो दोनों ही क्या हो जाएंगे हमारे? सही हो जाएंगे। ठीक है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए भाई, सेकंड क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। बुद्ध के समय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गणराज्य कौन सा था? ठीक है। गौतम बुद्ध जी का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट गणराज्य कौन था? गणराज्य कहने का मतलब जहां पे राजा वगैरह का चुनाव किया जाता था। ठीक है। तो याद रखिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या क्या है देखिए, लिच्छवी, विदेह, वज्जी और ज्ञात्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वज्जी। कौन सा हो जाएगा जी? वज्जी। जो उस समय 8 गढ़ का संघ होता था। कितने गढ़ का संघ होता था जी? 8 गढ़ों का संघ हुआ करता था। कौन सा आपका? वज्जी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या थे? गणराज्य था इस टाइम पीरियड में। कौन किसके टाइम पीरियड में जी? बुद्ध के टाइम पीरियड में। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? वज्जी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे गणतंत्र कॉन्सेप्ट मिलता है, याद रखिएगा। गणतंत्र मतलब यहाँ पे राजा का चुनाव किया जाता था। राजा का चुनाव किया जाता था। ठीक है। न कि वंशानुगत शासन आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा कौन सा था जी? वज्जी। देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस गढ़ संघ से था? आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य को किस गढ़ संघ से माना गया है, गढ़ राज्य से माना गया है। ऑप्शन क्या क्या मिलेगा? मौर्य, मल्ल, कोलीय, लिच्छवी। तो आप सभी को पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य गढ़ संघ का एक आपका पर्सन माना गया है, जो पिपलीवन के मौर्य कहलाते थे। पिपलीवन के क्या कहलाते थे जी? मौर्य कहलाते थे। ठीक है। तो याद रखना पिपलीवन के मौर्य जो कि यूपी का क्षेत्र था, और इसी में एक एरिया है मौर्य आपका, इसी गढ़ संघ से संबंधित था कौन जी? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। इनके वंश को हम लोग मौर्य वंश कहते हैं, जानते होंगे। कौन सा वंश कहते हैं जी? मौर्य वंश के नाम से जानते हैं क्योंकि ये किस गणराज्य से संबंधित था? तो मौर्य गणराज्य। वैसे कई इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मम्मी का नाम, इनकी माता का नाम था मूर।
क्या नाम था जी? मूर। इसलिए इनका जो आपका साम्राज्य स्थापना होता है वो क्या कहलाता है? मौर्य। तो अलग-अलग इतिहासकारों ने अलग-अलग व्याख्या किया है। आप याद रखिएगा, मौर्य गणतंत्र से संबंधित होने की वजह से इसको मौर्य कहा गया, या फिर इनकी माता का नाम मूर था जिसके नाम से इसके वंश का नाम क्या पड़ता है जी? मौर्य हमें देखने को मिलता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए भाई, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको क्या है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना? यहाँ पर भी हमें क्या दिए गए हैं? स्टेटमेंट दिए गए हैं और उन स्टेटमेंट को आपको पढ़ करके समझना है और समझ करके सही उत्तर का आपको चयन करना है। ठीक है? देखिए भाई, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा किया था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा, अजातशत्रु ने विस्तार की आक्रामक नीति जारी रखी थी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो अजातशत्रु नाम का पर्सन है, ये किस वंश का पर्सन है यार? तो इसके वंश का नाम आप सबको पता होगा, हर्यक वंश। कौन से वंश का था? हर्यक वंश। और हर्यक वंश से हमें पहले राजा के रूप में कौन मिलता है जी? बिंबिसार। कौन मिलता है? बिंबिसार देखने को मिलता है। और इसी बिंबिसार का बेटा हुआ कौन? अजातशत्रु। कौन हुआ इसका बेटा जी? अजातशत्रु हमें देखने को मिलेगा। और आप कहानी पढ़े होंगे या आपका हिस्ट्री पढ़े होंगे कि अजातशत्रु बार बार अपने पिता को बोलता है कि मुझे साम्राज्य दे दो, मुझे राजा बना दो। लेकिन अजातशत्रु भड़क करके एक दिन क्या करता है? अपने पिता की हत्या कर देता है। किसका जी? बिंबिसार का। और इसी प्रकार की एक्टिविटी इस वंश में आगे भी हमें देखने को मिलता है। इसीलिए हर्यक वंश को भारतीय इतिहास में क्या बोला गया है जी? पितृहंता वंश कहा गया है। क्या बोला गया है इसको जी? पितृहंता वंश कहा गया है। पितृहंता कहने का मतलब जो पिता को मार करके शासन करे। ठीक है? तो याद रखना, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर क्या कर लिया था जी? कब्जा कर लिया था। दूसरा, अजातशत्रु ने विस्तार की आक्रामक नीति जारी रखी थी। तो ये स्टेटमेंट भी हमें बिल्कुल सही मिलता है। अजातशत्रु की जो पॉलिसी थी साम्राज्य विस्तार का, वो आक्रामक था। बहुत सारे क्षेत्रों को आपका जीतने के लिए युद्ध किया। और उन्होंने दो प्रकार के इंपॉर्टेंट हथियारों का इस्तेमाल भी किया था। दो प्रकार के हथियार का प्रयोग किया था अजातशत्रु ने। एक आप सुने होंगे रथ मूसल, और एक महाशिला कंटक। महाशिला कंटक। ठीक है? जो उस समय कह सकते हैं बहुत ही आपका अच्छे तकनीक पर आधारित क्या थे जी? औजार थे। ठीक है? और इसी प्रकार आक्रामक रवैये से उन्होंने साम्राज्य का क्या किया था? विस्तार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, याद रखिएगा। एक और दो दोनों ही क्या है जी? सही है। ठीक है? यहां से आपके दो तीन पॉइंट याद रखिएगा। पितृहंता वंश किसको बोलते हैं? तो हर्यक वंश को। हर्यक वंश का संस्थापक कौन माना गया है? तो बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या किस पर्सन ने किया था? तो उसके बेटे अजातशत्रु ने किया था। ठीक है? रथ मुसल और महाशिला कंटक क्या है? तो हथियार है। और इन हथियारों का प्रयोग किस पर्सन के द्वारा किया गया था? तो अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। ठीक है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए, पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो 16 महाजनपद का कॉन्सेप्ट हमें 600 बीसी के टाइम पीरियड में मिलता है, तो इसका हमें जानकारी कौन कौन से बुक से मिली है। ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से मिल रहे हैं देखिए। दीर्घ निकाय, त्रिपिटक, दीपवंश, संगुतर निकाय। तो इसका याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा जी?
डी ऑप्शन हमें 16 महाजनपदों का लिस्ट देखने को मिलता है किसमें जी? अंगुत्तर निकाय में। देखिए, एक बौद्ध धर्म की पुस्तक और एक जैन धर्म की पुस्तक, इन दोनों में हमें 16 महाजनपद का लिस्ट देखने को मिलेगा। बौद्ध धर्म में अभी अपने देखा अंगुत्तर निकाय, कौन सा बुक है जी? अंगुत्तर निकाय। और जैन धर्म की पुस्तक का नाम है आपका भगवती सूत्र। क्या नाम है? भगवती सूत्र। और इन दोनों बुक में हमें क्या मिलता है जी? 16 महाजनपदों का लिस्ट देखने को मिलता है। जनपदों का लिस्ट मिलेगा, सूची मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा भाई, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों की जानकारी किसमें किसमें मिलता है। तो बौद्ध धर्म की पुस्तक अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म की पुस्तक भगवती सूत्र में हमें जानकारी मिलती है किसका जी? 16 महाजनपदों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई, 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, पढ़िए। निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। आपको इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है, सही क्रोनोलॉजी में आपका स्थापित करना है। ठीक है, तो देखिए भाई, वंशों को हम लिख लेते हैं ताकि हमें क्रम समझ आए। जानते होंगे मगध के उत्कर्ष के बाद जो पहली डायनेस्टी हमें मिलता है उसका नाम था हर्यक। क्या वंश था जी? हर्यक वंश का हमें जानकारी मिलता है। यह भारतीय इतिहास का पहला वंश माना गया है। ठीक है, और हर्यक वंश के बाद में जो वंश आता है उसको हम कहते हैं शिशुनाग। कौन सा वंश जी? शिशुनाग वंश आप पढ़े होंगे, तो ये आपका सेकेंड हो जाएगा। इसी को देखिए, नाग वंश यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसके बाद जो डायनेस्टी आएगा उसको हम कहेंगे नंद वंश। क्या बोलेंगे जी? नंद वंश। और नंद वंश के बाद हमें देखने को मिलेगा कौन सा? मौर्य वंश। ठीक है, तो देखिए भाई, इसी क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। देखिए, पहला हो जाएगा हर्यक, फिर हो जाएगा नाग, 2 और 4। तो 2 और 4 से देखिए कौन सा ऑप्शन है जी? बी ऑप्शन राइट होगा आपका। सबसे पहले हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर नंद, और फिर क्या है जी? मौर्य वंश आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा भाई इसका क्रोनोलॉजी। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई, पढ़ते हैं। मगध के उत्कर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? याद रखना, फॉल्स स्टेटमेंट को आपको चूज करना है ना। मगध जानते ही हैं, बिहार का क्षेत्र है, और इसके विकास, इसके राइस होने के बहुत सारे हमें क्या मिलते हैं जी? कारण देखने को मिलता है। ठीक है, तो उन कारणों में कौन सा कारण आपका नहीं है यहाँ पे ऑप्शन में, आपको चूज करना है। चलिए भाई देखते हैं। पहला, खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। क्या मगध के क्षेत्र में खेती बहुत अच्छी थी जिसकी वजह से इसका डेवलपमेंट हुआ? तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, हमें जो नहीं है, स्टेटमेंट गलत है, उसको चूज करना है ना। लोहे की खदानें आसानी से उपलब्ध थी, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है जी? बिल्कुल सही है। मगध के विकास में एक बहुत बड़ा रीजन माना गया है कि इस एरिया में लोहे की अच्छी मात्रा में उपलब्धता थी, जो कि अच्छे अच्छे हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी हुए। ठीक है, तो याद रखिएगा, लोहे की उपलब्धता भी एक रीजन बनता है। तीसरा, जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे जो कि सेना के महत्वपूर्ण अंग थे, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है जी? सही है। इस एरिया में बहुत अच्छा मात्रा में हाथी देखने को मिलेगा, जो कि युद्ध में आपका क्या करता था जी? सहायता करता था, हेल्प करता था। फिर देखिए डी, यमुना एवं इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता व सुलभ था। याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा जी? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र था मगध का, वो मगध का क्षेत्र गंगा और सोन नदी का क्षेत्र था। ठीक है, गंगा और सोन नदी के क्षेत्र में उपलब्धता था,
यमुना नहीं था। तो इसका आपका फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है तो क्या आंसर लगाएंगे? डी ऑप्शन लगाइएगा, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 8 नंबर का। इसमें सही जोड़ी मिलान करना है हमें भाई। चलिए एक साइड में क्या दिया गया है जी, एक साइड में हमें दिया गया है महाजनपद और एक साइड में उसकी कैपिटल, उसकी राजधानी दी गई है। ठीक है, तो चलिए सही जोड़ी मिलान करते हैं। अवंती जो कि एमपी के क्षेत्र में मिलता है, जिसकी राजधानी हमें उज्जैनी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा जी? उज्जैनी। इसकी एक और राजधानी थी, याद रखना, महिष्मती, जिसको हम कहते थे। क्या बोलते थे जी? महिष्मती। ठीक है, वत्स की बात करें तो वत्स की जो राजधानी थी वो था कौशाम्बी। कौन सा था जी? कौशाम्बी। काशी, तो काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी और अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। ठीक है भाई, तो देखिए कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है। ए का सेकेंड, ए का सेकेंड से देखिए एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, बी ऑप्शन। ठीक है, बी का आपका फर्स्ट, सी का हो जाएगा थर्ड और डी का हो जाएगा फोर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, आपको पूरा 16 महाजनपद पता होना चाहिए और 16 महाजनपदों की कैपिटल भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, क्योंकि कोई सा भी महाजनपद उठा करके आपको क्वेश्चन में दे देगा कि ये किस क्षेत्र में मिला है, इसकी राजधानी क्या थी, इसकी विशेषता क्या थी, ऐसे करके। ठीक है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा जी? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 9 नंबर का। देखिए भाई, वह शासक कौन था जिसने संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था? क्वेश्चन आपको ये पूछा जा रहा है कि वह पहला राजा कौन था जिन्होंने संपूर्ण भारत को जीत करके एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया था। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वो पहला राजा जो कि संपूर्ण भारत में एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करता है, वो कौन है यार? चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है जी? चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी कई वंश हमें देखने को मिलेगा, उनका साम्राज्य उतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा साम्राज्य किसने स्थापना किया था जी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, बी ऑप्शन देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वें नंबर का। निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य शाखा का क्षत्रिय बताया गया है? मौर्य शाखा का क्या बताया गया है जी? क्षत्रिय बताया गया है। ऐसे कौन कौन से ग्रंथ है आपको पहचान करना है। ऑप्शन: महावंश, दीपवंश, या ये दोनों हैं, या दिव्यावदान। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है याद रखिएगा, सी ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये महावंश और दीपवंश नाम के जो पुस्तक हैं, इनमें मौर्य शाखा का क्षत्रिय बताया गया है किनको जी? चंद्रगुप्त मौर्य को। जबकि जानते होंगे एक बुक है मुद्रा राक्षस। कौन सी बुक है जी? मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहता है। वृषल, जिसका मतलब होता है कुल विहीन या फिर छोटे कुल का। कैसे कुल का जी? छोटे कुल का। ठीक है, तो याद रखना वृषल शब्द भी किसके लिए यूज किया गया है पूछे तो? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। और किसमें यूज किया गया है तो क्या लगाएंगे जी? मुद्रा राक्षस। ठीक है, जबकि दीपवंश और महावंश चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्यगढ़ राज्य का क्या बताता है जी? छत्री बताता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अभी जो मैंने बात कहा वो यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में हमें देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है? देखिए ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, अगर पता है तो बनेगा और नहीं पता है तो आपका नहीं बनेगा। इसीलिए थोड़ा सा चीजों को अच्छे से पढ़िएगा। तो अभी मैंने बताया कि वृषल शब्द चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किसमें कहा गया है जी? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है जी? विशाख दत्त। क्या लगाएंगे? विशाख दत्त नाम के पर्सन ने मुद्रा राक्षस की रचना किया है। और इसी में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है? वृषल। वृषल का अर्थ क्या होता है?
निम्न कुल का या कुल विहीन भी कह सकते हैं। जबकि दीपवंश और महावंश में अभी-अभी हम लोगों ने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य क्षत्रिय के रूप में आपका डिनोट किया गया है। ठीक है? तो याद रखना वृषल वाला कॉन्सेप्ट किसमें आएगा जी? मुद्रा राक्षस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12वें नंबर का, निम्नलिखित में से किस यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा है? मैंने आपको प्रीवियस कई बार बता दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दो आपका नाम यूनानियों द्वारा दिया गया था। एक को बोलते हैं सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, और एक को बोलते हैं एंड्रोकोटस। ठीक है? अगर एग्जाम में आपको पूछे यूनानियों ने एंड्रोकोटस सेंड्रोकोटस किसको बोला है तो क्या लगा देना जी? चंद्रगुप्त मौर्य। और ऐसा कहने वाले पर्सन है जस्टिन। कौन है जी? जस्टिन का नाम याद रखिएगा। इन्होंने आपका चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है जी? सेंड्रोकोटस शब्द इस्तेमाल किया है। ठीक है? जबकि चंद्रगुप्त मौर्य को और क्या बोला जाता है जी? एंड्रोकोटस। अगर यहीं पे पूछे एमिट्रोकोटस किसको कहा गया है? एमिट्रोकोटस किसको कहा गया है अगर पूछे तो क्या लगा देना जी? बिंदुसार का नाम देखने को मिलता है। किनका नाम जी? बिंदुसार। बिंदुसार को हम क्या बोलते हैं? एमिट्रोकोटस। जबकि सेंड्रोकोटस सेंड्रोकोटस किसे कहा गया है तो चंद्रगुप्त मौर्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए भाई 13 नंबर का क्वेश्चन है। एलेक्जेंडर, याद रखिएगा यहाँ पे एलेक्जेंडर कहने का मतलब सिकंदर की बात हो रही है ना? किसकी बात हो रही है जी? सिकंदर। सिकंदर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान की नियुक्त प्रशासक सेल्यूकस को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिकंदर का एक आपका सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर और भारत के किस राजा के बीच युद्ध हुआ था जी? तो सेल्यूकस निकेटर और सेल्यूकस निकेटर वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य, किसके बीच युद्ध हुआ था जी? चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा इन दोनों के बीच युद्ध हमें देखने को मिलता है लगभग 305 बीसी के टाइम पीरियड में। ठीक है? और सेल्यूकस निकेटर की इसमें क्या होती है जी? हार। और कौन जीत जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य की इसमें क्या हो गई थी? जीत हो गई थी। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था और इसको हराने वाले पर्सन का नाम क्या है जी? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है? ये भी स्टोरी मिलता है कि सेल्यूकस निकेटर की एक कोई बेटी थी, इसकी कोई पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना। क्या नाम मिलता है जी? हेलेना। और इस हेलेना नाम की लड़की का शादी किससे हुआ था जी? चंद्रगुप्त मौर्य से, जिसको इंडियन हिस्ट्री का पहला आपका इंटरनेशनल मैरिज माना गया है, अंतरराष्ट्रीय विवाह माना गया है। तो याद रखिएगा ये आपका थोड़ा सा स्टोरी के रूप में। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था जी? सेल्यूकस निकेटर को। ठीक है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं और स्टेटमेंट में जो राइट है उसको आपको चूज करना है। ठीक है? सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को कांधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान प्रदेश दिया। जब वो युद्ध में हार जाता है, अभी मैंने बताया, तो युद्ध में हारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के कई क्षेत्र को उन्होंने दिया था, जिसमें ये सब क्षेत्र शामिल था। याद रखना कांधार, काबुल, हेरात और कौन सा जी? बलूचिस्तान। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है जी? सही है। दूसरा स्टेटमेंट, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को भेंट स्वरूप 500 घोड़े दिए थे। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को भेंट दिया था, 500 दिया था, लेकिन घोड़ा नहीं दिया था, हाथी दिया था। क्या दिया था जी? हाथी। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा।
तो पहला इसका राइट है, याद रखना केवल एक। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन को पूछता है तो थोड़ा सा स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, तुरंत आंसर नहीं कर देना है। यहाँ पे देखिए हाथी दिया गया है, लेकिन क्या दिया है जी, घोड़ा। तो आप घोड़ा हाथी में फंसना नहीं है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 14 हो गया। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील पर एक बांध का निर्माण करवाया था? ठीक है, आप सभी को पता होगा सुदर्शन झील, जो कि गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में पुष्यगुप्त नाम के पर्सन द्वारा किया गया था। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी याद रखना रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। कौन सा अभिलेख से मिलता है जी? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के एक गवर्नर है जिसका नाम है पुष्यगुप्त, और इसी के द्वारा एक झील का निर्माण कराया गया था। कौन सा झील जी? सुदर्शन झील, बांध वगैरह बना था जो कि सिंचाई के लिए इंपॉर्टेंट था। तो इसका नाम याद रखना। रुद्रदमन का कौन सा अभिलेख से जानकारी जी? जूनागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी मिलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का। निम्नलिखित में से कर्नाटक के किस स्थान पर अशोक के शिलालेख प्राप्त नहीं हुए हैं? याद रखना यहाँ पे नहीं है शब्द को आपका ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ नहीं शब्द जब भी देता है तो हम मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऐसा जगह है इनमें से जो कि कर्नाटक में नहीं है, और कर्नाटक का कौन कौन से जगह में अशोक के अभिलेख मिले हैं? तो देखिए चित्तलदुर्ग, एर्रागुड़ी, मास्की, ये तीनों ही प्लेस हमें कहाँ मिलेगा जी? कर्नाटक में मिलेगा। और यहाँ से हमें किसके आपके मिलते हैं जी? अशोक के शिलालेख मिलते हैं। किसका शिलालेख मिलते हैं जी? अशोक के शिलालेख मिलते हैं। याद रखिएगा कर्नाटक के कौन कौन से जगह है जी? चित्तलदुर्ग, एर्रागुड़ी और मास्की। जबकि सोपारा नाम के जो जगह है ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। कहाँ मिलेगा जी? महाराष्ट्र में। यहाँ से भी अशोक के जुड़े हुए कुछ अभिलेख हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये जगह कहाँ पर है जी? महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे पूछा है कर्नाटक का, तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सोपारा कहाँ मिलेगा आपको? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का पढ़ते हैं। चलिए इसको। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ठीक है, उनके आध्यात्मिक गुरु का नाम आपको बताना है। किसके जी? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो देखिए भाई ऑप्शन क्या क्या है? कुंद कुंद स्वामी, भद्रबाहु, पार्श्वनाथ, अलार कलाम। तो देखिए भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भद्रबाहु। कौन हो जाएगा जी? भद्रबाहु देखने को मिलेगा, जो कि जैन धर्म के, कौन से धर्म के जी? जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के एक पर्सन थे। कौन से संप्रदाय के जी? दिगंबर संप्रदाय के एक आपका पर्सन थे। आप सभी को पता होगा कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने अंतिम समय में क्या किया था जी? अंतिम समय में इसी भद्रबाहु के साथ, किसके साथ जी? भद्रबाहु के साथ में ये राज सिंहासन छोड़कर, राज सिंहासन छोड़कर कहाँ चले गए थे जी? कर्नाटक चले गए थे, साउथ इंडिया। और कर्नाटक के एक जगह है श्रवण बेलगोला। कौन सा जगह जी? श्रवण बेलगोला। और इस श्रवण बेलगोला नाम के जगह में आपको देखने को मिलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा पद्धति,
कौन सी पद्धति जी? संथारा पद्धति से आत्महत्या कह सकते हैं या इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है भाई। तो भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा राजा था जो कि संथारा पद्धति से जिसका डेथ हुआ है, पूछे तो क्या लगाइएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु का स्थान पूछे तो कर्नाटक का कौन सा जगह लगाना है जी? श्रवण बेलगोला लगाना है। ठीक है, तो याद रखना ये आध्यात्मिक गुरु था आपका किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्या है? भद्र बाहु। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर का, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात मौर्य वंश का शासक कौन बना था? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? तो सबको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो नेक्स्ट राजा बना था वो कौन है जी? बिंदुसार। कौन बनता है? बिंदुसार। याद रखिएगा जब भी इस क्वेश्चन को पूछता है तो एक ऑप्शन बिंबिसार देता है, और आप सभी को पता होना चाहिए कि बिंबिसार मौर्य वंश का राजा नहीं था, बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। कौन से वंश का राजा था जी? हर्यक वंश का राजा था। नाम से मिला रहे तो हम लोग कभी कभी बिंबिसार लगा देते हैं, तो बिंबिसार याद रखिएगा, हर्यक वंश का राजा। और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? तो बिंदुसार बनता है, जिसे अमित्र घात भी कहा गया है। क्या बोला गया है जी? अमित्र घात। इन्हीं को एमिट्रोकोटस भी कहा गया है, अमिट्रोकोटस भी कहा गया है। तो ये कई नाम हमें देखने को मिलता है किसका जी? बिंदुसार का। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। कौन से संप्रदाय को जी? आजीवक संप्रदाय को मानता था। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा संप्रदाय? तो जैन धर्म के कौन सी शाखा? दिगंबर को मानता था। उसी के तहत आपका क्या हुआ है? संतारा पद्धति से डेथ हुआ है। तो याद रखना बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद में आप सभी को पता होगा अशोक बनता है। कौन बनता है जी? अशोक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई 19 नंबर का क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश शामिल नहीं थे? ठीक है, कि बिंदुसार जब राजा बना तो कौन कौन से मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं था? ऑप्शन देखिए, कलिंग प्रदेश, सुदूर दक्षिणी राज्य, ए और बी दोनों, तक्षशिला। तो आप सभी को पता होगा ये जो कलिंग का क्षेत्र है इसको जीतेगा अशोक, जो कि किसका उत्तराधिकारी बना था जी? बिंदुसार का। तो बिंदुसार के टाइम पीरियड में कलिंग मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, और सुदूर दक्षिण क्षेत्र में भी मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन हो जाएगा जी? सी ऑप्शन। याद रखिएगा कलिंग और सुदूर दक्षिण का क्षेत्र था, ये बिंदुसार के समय मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तक्षशिला का गवर्नर कौन नियुक्त किया गया था? तक्षशिला के गवर्नर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया था? तो आप सभी को पता होगा पर्सन है बिंदुसार, और बिंदुसार ने अपने दो बेटों को अलग अलग क्षेत्र का गवर्नर बनाया था। एक का नाम था सुसीम, और एक कौन था जी? अशोक। और सुसीम को इन्होंने कहाँ का गवर्नर अपॉइंट किया था जी? तक्षशिला। और यही आपका क्वेश्चन किया गया है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन होगा जी? सुसीम देखने को मिलेगा। ठीक है, जबकि अशोक को इन्होंने उज्जैन का गवर्नर बनाया था। कहाँ का गवर्नर जी? उज्जैन का गवर्नर। और ये भी पढ़े होंगे कि सुसीम के टाइम में यहाँ पे जब ये गवर्नर थे तो तक्षशिला में दो बार क्या हुआ था जी? दो बार विद्रोह हुआ था। कितना बार विद्रोह हुआ था जी? दो बार विद्रोह हुआ था। जनता ने विद्रोह कर दिया था इनके प्रशासन को लेकर के कह सकते हैं। और तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था जी? अशोक को आपका तक्षशिला भेजा गया था। अशोक ने वहां की जनता से बातचीत किया। बातचीत करने पे पता चला कि यहाँ के जो ऑफिसर हैं, जो कर्मचारी हैं, उन लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिससे जनता बहुत क्या है जी? परेशान है। और इस चीज का सॉल्यूशन आपका किसने किया जी? अशोक ने।
और अशोक द्वारा तक्षशिला के विद्रोह का दमन किया गया था। ठीक है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन-सा है जी? सुसीम। ठीक है? तो आज का है हमारा अंतिम क्वेश्चन था। इसके आगे पार्ट ठीक है, आगे क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक चैनल से बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ठीक है? बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।